चिदम्बरम को ठीक करना चाहते थे, कोई जिद थी आपकी? हाँ, आपने कोई कंप्रोमाइज किया राजनीति में आने के लिए? क्या सबके मैसेज वगैरह पढ़ लेते थे आप? हसमुख अधिया वाला कांड, उनके खिलाफ आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था, आपके पास सबूत थे? हाँ, बिल्कुल थे। 3 फोन कंप्रोमाइज थे और इन तीनों फोनों पर पेगासस था। हाँ, ये हुआ था, वहाँ पे हुआ। किसी दुबई कॉल का जिक्र हाँ, क्या था वो? हम लोग के इन्फॉर्मर्स हर जगह होते हैं। रॉ के लिए इश्यूज थे कि उसके कनेक्शन वहाँ पे ISI से हैं। उन्होंने कहा साहब ये राजेश्वर सिंह के टच में था, तो मैंने कहा हाँ मेरे टच में था। CBI वर्सेस CBI आपका रोल था। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का इस विशेष पॉडकास्ट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। सभी क्षेत्रों में एक जबरदस्त मुकाम हासिल करने वाले उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से इस वक्त विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह आज मेरे साथ मौजूद हैं। और ख़ास बात क्या है कि वो अब तक किसी पॉडकास्ट का या अपनी ज़िंदगी उन्होंने कम से कम मीडिया के साथ शेयर नहीं की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहला मौका है जहां आज वो खुलेंगे ही नहीं बल्कि बेबाक होंगे और अपनी पढ़ाई से लेकर अब तक की ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर वो बड़ी विस्तृत और लंबी चर्चा के लिए आज हमारे साथ तैयार हैं। बहुत स्वागत राजेश्वर जी, और बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और अपनी ज़िंदगी की बातें करने के लिए आपने भारत समाचार के इस प्लेटफॉर्म पर आए। आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू ब्रजेश भैया। हमारा आपका साथ देखिए, सन 2000 जब नौकरी शुरू करी थी मैंने पुलिस की, जब मैं पहली बार लखनऊ पुलिस में पोस्टेड हुआ है CO गोमती नगर, तब से हम लोगों का साथ है। 25 वर्ष कैसे बीत गए। पुलिस के बाद ED के बाद राजनीति, कमाल है। लेकिन भारत समाचार को सबसे पहले जरूर धन्यवाद दूंगा एक निर्भीक पत्रकारिता के लिए, एक सत्य को हमेशा सामने लाने के लिए, जो बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत बधाई। अच्छा, आपने इनकाउंटर्स भी काफ़ी किए, हालांकि लोग अब भूल गए हैं कि आप ये भी करते रहे हैं। कितने किए? नहीं, बहुत किए, मुझे लगता है दर्जनों में होंगे। लखनऊ में ही मैं 2 साल रहा तो हर महीने कोई ना कोई बदमाश मारा ही जाता था। सिर्फ 7 साल में आपका मन भर गया? 2007 में आप प्रतिनियुक्ति पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जो थोड़ा कम उस वक्त जाना जाता था, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी और ताज़ा बना भी था, तो उसमें कैसे चले गए? वो तो एक व्हाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। ये देखिए, जब फिजिकल क्राइम का बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लिया, मर्डर्स, इनकाउंटर्स, डकैती, फिर उसके बाद हुआ कि अब थोड़ा सा ये बढ़ता हुआ जो पैटर्न है वो व्हाइट कॉलर क्राइम का है, और ED में सिलेक्शन हुआ। ED डायरेक्टर को मेरे बारे में पता चला तो स्पेशल डायरेक्टर साहब जो वहाँ पे थे उस टाइम, PK दास साहब, बाद में वो चेयरमैन कस्टम्स थे, वो लखनऊ आए तो उन्होंने बुलाया, बोले आपके बारे में, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट के कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए थे। फर्जी बेल वालों का एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया रैकेट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुझे वो इन्वेस्टिगेशन स्पेशली दिया था जब मैं CO सिविल लाइन था, कि ये इन्वेस्टिगेशन करिए, ये रैकेट बंद कीजिए, लोग फर्जी कागज लगा के, ऑर्डर लगा के बेल पे निकल जा रहे हैं। तो मैंने वो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया सालों और सबको पूरा रैकेट तोड़ा। तो उन लोग को मालूम था कि एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर है, तो उन्होंने फिर मुझको स्पेशली लिया ED में। ED में इससे पहले स्टेट पुलिस का कोई नहीं गया था, ED में गया। फिर ED को हम लोगों ने इस कानून को मजबूत किया। PMLA की सबसे पहली 10 अरेस्ट, मधु कोड़ा चीफ मिनिस्टर थे, 8 की कैबिनेट थी, 4 कैबिनेट मिनिस्टर, उनको और उन सबको हम लोगों ने अरेस्ट किया। PMLA की ये सब पहली अरेस्ट थी। PMLA को फिर हम लोगों ने अमेंड करके और मजबूत किया। तो जब मैं गया था तब ED में 750 लोग होते थे। जब मैंने ED 15 साल बाद छोड़ा, 2007 से 2022, तब 3200 लोग थे। तो देखिए कितना एक्सपेंशन, संस्थापक सदस्यों में से एक। बिल्कुल ED। तो अब एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। 2011 आपको सहारा की, इंडिया की कोई जांच मिली थी? क्या था वो पूरा मामला? देखिए, सहारा का एक रोल आया था, 2G का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में था। 2G इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था। एक कंपनी के साथ सहारा का भी इन्वॉल्वमेंट था, इन्होंने अपनी गारंटीज उसको दी थी जिससे वो कंपनी एलिजिबल हुई। वो अदरवाइज कंपनी एलिजिबल नहीं थी, तो जो इन्होंने ज्वाइंट में, तो उसमें उनको समन्स गए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो सहारा वाले तब आते थे। आपको पता था कि आप सहारा इंडिया अभी सुब्रत राय से लड़ने जा रहे हैं? देश के सबसे ताकतवर लोगों में उस वक्त उनका शुमार होता था। थोड़ा हिचकिचाहट नहीं हुई? लखनऊ का बैकग्राउंड आपका, और किससे लड़ने जा रहे हैं ये पता था?
नहीं, वो तो देखिए सहारा सभी जानते थे सहारा क्या है, लेकिन अब क्या बोला जाए, मतलब यार हम लोग भी अपना काम कर रहे थे। अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन दिया है, आईओ से रेगुलर रिपोर्ट लेता है, रेगुलर बुलाते थे हम लोग को, सुप्रीम कोर्ट में रोज जाना पड़ता था, तो इन्वेस्टिगेशन तो वहां से मॉनिटर्ड था। क्या हाई हैंडलिंग की कोशिश हुई थी आपकी, नहीं, वो दबाने की कोशिश हुई? देखिए इस तरह का सब भेजना, फिर न्यूज में पब्लिश करना, फिर एमपीओ से कंप्लेंट लिखवा देना, ये तो एक तरीका ठीक नहीं है, मेरा मानना है। किसी भी एजेंसी के किसी भी अफसर के साथ ये नहीं करना चाहिए। आपको बदनाम करने की कोशिश हुई थी? अब वो तो सारे तरीके अपनाए गए थे। कैसे आपने हैंडल किया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मैंने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें रख दी, तभी उन्होंने कंटेम्प्ट इशू किया और जांच और आगे बढ़ा दी। पर मेरे अंदाज से वो पहला ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बार किया कि इनके खिलाफ कोई स्टोरी नहीं पब्लिश होगी। सारे मीडिया को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया कि राजेश्वर सिंह के खिलाफ, आईओ है 2G के, कोई स्टोरी नहीं पब्लिश कर सकता है। तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, फिर तो बाकी सबने देखा ही क्या हुआ। अच्छा, उसी दौरान आपकी लड़ाई, आपकी असहमति तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से शुरू होती है। क्या था मामला? देखिए और उनके साथ आपके रिश्ते इतने खराब क्यों हुए? नहीं, रिश्ते क्या खराब है, वो फिर मैंने कहा कि देखिए इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था। एयरसेल मैक्सिस में एक कंपनी का इन्वॉल्वमेंट इनके बेटे के साथ था, बेटे की कंपनी के साथ। हाँ, तो उसमें हमें पूछना तो था ही। जब हमने ज्यादा पैसे लिए थे इनके बेटे ने? अब बाद में ईडी ने अटैच किए, पूरे एसेट्स अटैच पड़े हुए हैं, अभी भी अटैच कर रखे हैं, और चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। तो जब उस टाइम पूछा तो उस टाइम उनको विश्वास ही नहीं था। एक्चुअली वो एक ऐसा फेज था कि ये बड़े लोगों को लगता था इनको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। पर ऐसा कैसे कोई अधिकारी हिम्मत कर सकता है कि अपने ही बॉस यानी वित्त मंत्री के, उसी के मंत्रालय के अधीन में नौकरी, और उसी के बेटे के खिलाफ जांच? देखिए आदमी को स्पष्ट होना चाहिए, जब आप स्पष्ट रहते हैं तो आपको डर नहीं लगता है, और हमेशा सही काम करना चाहिए, तो इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। किसी ने कहा था जांच करने के लिए, या आपने? नहीं, ये तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब कोई चीज आती है उससे आंख थोड़ी बंद कर लेंगे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब आप एक कंपनी के बैंक अकाउंट्स देख रहे हैं, उस कंपनी के अदर कंपनी से ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज मिलती है आप तो पूछेंगे ही। तो जब पहली बार आपको कार्तिक चिदम्बरम बेनिफिशियरी दिखे मनी लॉन्ड्रिंग के 2G स्कैम में, आपने अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचित किया कि आपको वित्त मंत्री के बेटे को समन करना है? देखिए क्या था उस वक्त? देखिए फाइल जाती मना तो है, किया होगा सबने। नहीं, ऐसा कुछ, फाइल चलती है, फाइल पे मेरा ये मानना है कि जो आपको ठीक लगे, आईओ को और आईओ के सुपरवाइजरी अफसर, बड़ा सिस्टमेटिक है ईडी। भाई आप इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, कोई चीज आए तो आप तो लिखेंगे ना, अपना व्यू लिखेंगे, कड़ी से कड़ी मिलाएंगे। हाँ, अपना व्यू लिखेंगे, फिर फाइल ऊपर भी जाती है। भाई सबमन इशू होना है, एज एडी तो मैं नहीं कर सकता था, तो डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर के पास जाएगी, ऊपर भी जाएगी, सब देखते थे। अब भाई जिसको अपना व्यू लिखना हो लिख दो। लेकिन ईडी में मैंने देखा है कल्चर नहीं है, स्पष्ट रहते हैं लोग, मतलब अगर कोई चीज सामने है तो फिर पीछे नहीं हटता है कोई। फोन आया चिदम्बरम का? नहीं, फोन तो देखिए सब आम बातें हैं, ये सब कौन फाइल दबाव तो रहा होगा। नहीं, दबाव तो भाई किसी के भी बेटे की जांच होगी, मुझे लगता है कहीं पे भी होगी, आदमी परेशान होगा, कहीं पे भी होगी। तो आपको कैसे परेशान किया गया फिर? नहीं, हमारा तो, मेरा तो बीच में इन्होंने रिपाट्रिएशन कर दिया, इन्होंने कहा कि इनको वापस भेज दिया जाए यूपी। प्रोसीडिंग शुरू कर दी। हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला फिर कि भाई हमारे आईओ को ही हटा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर भी कंटेम्प्ट इशू किया, भाई ये कैसे हो सकता है बिना हमसे पूछे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो एक दिन फिर मुझको एब्जॉर्ब कर दिया ईडी में कि भाई अब ये परमानेंट रहेंगे ईडी में। तो 2014। क्या चिदम्बरम ने जांच लटकाने, अटकाने, भटकाने और प्रभावित करने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल करते हैं सब, ये सारे तरीके ही होते हैं। आईओ को हटा दीजिए, डिस्टर्ब करते रहिए, आप इंफॉर्मेशन मत मिलने दीजिए। भाई हम लोग को अभी जो इन्होंने अप्रूवल्स दिए थे, एयरसेल मैक्सिस को जो इन्होंने अप्रूवल्स दिए थे, अप्रूवल्स की फाइलें हम लोग को तलाशनी थी। फाइलें तो मंत्रालय के पास रहती हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी के पास रहती हैं। अब वहाँ से 3000 फाइलें चाहिए थी जो हमें देखनी थी, तब कहाँ फाइलें आसानी से मिलने दे रहा था कोई। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन किया, भाई फाइल ही नहीं दे रहे हो, तब फाइलें आई हमारे पर। तो किसी ने आपसे कहा, तत्कालीन फिनांस सेक्रेटरी या रेवेन्यू सेक्रेटरी या किसी अन्य दबाव रहा कि इस जांच में कार्तिक को निकालना है? चीजों का परवाह नहीं करी जाती है, सब तो चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है, कुछ भी आप करिए लोग कहते रहते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं। कोई जिद थी आपकी? नहीं, बिल्कुल कोई जिद नहीं थी। हम लोग का था कि भाई जो चीज सामने है स्ट्रेट रहनी चाहिए, अगर किसी ने गलत किया है तो गलत किया है,
ये बिल्कुल स्पष्ट है। चिदम्बरम को ठीक करना चाहते थे। नहीं नहीं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है किसी से, किस तो फिर उनके मंत्रालय में रह के उनके बेटे को कैसे किया? देखिए, मंत्रालय तो उनका दुर्भाग्य है। यदि उनका बेटे को उनके मंत्रालय में इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे। भाई पिताजी अगर वित्त मंत्री हैं तो आप फाइनेंशियल डीलिंग में क्यों है कंपनी से? भाई नहीं करना चाहिए ना आपको। अगर जांच हो रही है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। तो जब आपका परमानेंट आप ईडी का हिस्सा बन गए, सरकार चली गई, तब तक फिर मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाती है, तब तक 2 हाई प्रोफाइल टकराव आपके दिल्ली में हो चुके होते, सुब्रत राय सहारा और पी चिदम्बरम। फिर कहानी आगे बढ़ती है, अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री बनते हैं, लेकिन राजेश्वर सिंह के झगड़े बढ़ने लगते हैं। 2017 से तक का जो ये पीरियड था, ये बड़ा टर्बुलेंस था आपके लिए ईडी में? चलता है साहब, ये तो पार्ट ऑफ, अब मैं कहूँगा प्रोफेशनल हैजार्ड ने, जैसे आपके प्रोफेशन में भी हैजार्ड रहते हैं। खबर आप चलाते हैं तो आपके पीछे भी लोग लग जाते हैं, तो जो जहाँ काम करेगा, तो प्रोफेशनल हैजार्ड। सारे पंगे आप ही क्यों लेते थे? अब आदमी नहीं झुकता है, आदमी स्ट्रेट काम करता है तो लोग पीछे लगे रहते हैं, मेरा ये मानना है। बट अपना काम करना चाहिए। आपके रिश्ते कैसे थे अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ? नहीं, अच्छे मंत्री थे वो, बड़े काबिल, अब बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है। तो अरुण जेटली ने भी आपके खिलाफ 2017 में कार्रवाई शुरू कर दी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। अब देखिए, सब चलता रहता है। मैंने कहा ना, प्रोफेशनल हैजार्ड्स है। उस टाइम मैं नौकरी में था, तो ठीक है, अपना चलता है। देखिए, इस पे तो कुछ मजा आ रहा था या फिर जानबूझ के कर रहे थे? नहीं, मजा क्या, ठीक है, मतलब अपना आप काम करेंगे तो ये आपको फेस करना है। ये बात आपको पहले दिन से मालूम होनी चाहिए। जो इस पे नहीं झुकेगा फेस करेगा, जो झुक जाएगा तो मजे से चल ही रहा। फिर आते हैं 2018 में, उस वक्त बहुत खबरें वायरल हुई थी, टेलीविजन, अखबार, तब तो सोशल मीडिया भी काफ़ी आ गया था। बीजेपी के तत्कालीन सांसद और सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं कि अरुण जेटली और उनके साथ के लोग, कुछ घोटालेबाज, कुछ कॉन्स्पिरेटर, ये मिलकर राजेश्वर सिंह के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। आरोप सही थे? देखिए, वो खुद भी एक पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी मॉनिटर करते रहते थे। अब मेरा कुछ भी उस पर कहना ठीक नहीं है, बट उन्होंने कुछ चीज़ें ज़रूर कही थी, कोर्ट में भी कही थी। वो फ्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो फ्री हैं जो भी कहें। हसमुख अधिया वाला कांड, वो कोई सामान्य बात नहीं थी। इस बार आपने एक पत्र लिखा, याद है ना? हाँ बिल्कुल। पत्र आप ही ने लिखा था? हाँ, मैंने लिखा। वो पत्र आपने अपने ईडी के डायरेक्टर के थ्रू वो पत्र लिखा था, और आपने रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो टेक्निकली आपके बॉस थे, उनके खिलाफ आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि स्कैमस्टर्स और कॉन्स्पिरेटर्स, घोटालेबाजों का संरक्षण दे रहे हैं और बचा रहे हैं। ये आपने तत्कालीन रेवेन्यू सेक्रेटरी पर आरोप लगाए थे। आपके पास सबूत थे? नहीं, मैंने पत्र लिखा था। मुझे लगता है वो पुरानी बातें हो गई, हम उस पर क्या चर्चा करना है। पत्र मैंने लिखा पर था। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया। ये चौथा टकराव था आपका दिल्ली में। देखिए, जो चीज स्पष्ट होती है वो चीज बताते रहना चाहिए। मेरा ये मानना, मैंने आपसे कहा ना, ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत है, पता रहना चाहिए सबको सबके बारे में, कि भाई कोई भी काम हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत है, तो उसको आपने बता दिया कि भाई यहाँ पे दिक्कत है, कुछ दिक्कतें हैं आपके यहाँ। हसमुख अधिया को आपसे क्या प्रॉब्लम थी? अगर अगर आप एडिशनल डायरेक्टर हो जाते ये तो अब हम उनसे तो अधिया साहब का क्या चल रहा है? ये तो अधिया साहब से पूछिए, बहुत अच्छे अफसर थे, बहुत अच्छे हैं। मैं मुझसे ज्यादा उनके लिए क्या बोलूं, उम्र में भी बड़े हैं, उस टाइम नौकरी में थे हम लोग, तो एक उसका अलग वो था। आप जोश जोश में कर गए या फिर आप क्लियर थे कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ? नहीं, जोश नहीं होता है। तो देखिए, चिट्ठी आप लिख रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ईडी बड़ा गंभीर अफसर, सीनियर अफसर होता है, वैसा नहीं, ठीक है सर। चूंकि आप जांच अधिकारी, इसलिए आप हर चीज का क्लैरिफिकेशन कहते हैं, मीडिया उसको टकराव कहती है सर। देखिए, टकराव शब्द तो कोई मतलब नहीं है। आप क्यों लड़ेंगे किसी से? वो भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं। उनको कोई डाउट हुआ, आपने डाउट क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हम लोग को। और एजेंसी में देखिए, काम करने की बहुत चीज़ होती है। आपके इन्फॉर्मर्स हैं, कितना बहुत चीज़ हर आदमी को नहीं बताई जाती हैं, तो उनको डाउट था, तो फिर डायरेक्टर ईडी ने क्लैरिफाई कर दिया, नहीं सब, हम लोग सब लूप में थे, हम लोग को जानकारी थी।
पर उन्होंने जब तक वो गद्दी पे रहे आपका प्रमोशन नहीं होने दिया। कोई बात नहीं, सब चलता है। देखिए, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। नौकरी में आप हैं, ये सारे प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं। मीडिया में नहीं, कितना छोड़ के, एक चैनल छोड़ के दूसरे में जाना पड़ता है। यहाँ तो बहुत मुश्किल है। तो देखिए, तो वहाँ पे तो भाई 311 आर्टिकल का प्रोटेक्शन है हम लोगों के पास। 300 तो हम लोग को भारत सरकार में तो ऐसे नहीं निकाल सकते ना, वहाँ तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ब्यूरोक्रेट के पास। अधिया साहब ने एक बात कही थी उसमें कि जुडिशियल इन्फ्लुएंस करके आप ईडी को कंट्रोल करते हैं। कही थी ना? नहीं, ऐसा जुडिशियल इन्फ्लुएंस की बात बोली थी। अधिया साहब का देखिए अपना कुछ मानना था, लेकिन कोई चीज जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, ईडी की अगर इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, रोज स्टेटस रिपोर्ट्स देख रहा है, बड़े इन्वेस्टिगेशन देख, तो उसमें इन्फ्लुएंस की कोई बात ही नहीं है। वो तो मॉनिटरिंग है। आप आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट कितने मामलों को स्टेटस रिपोर्ट मांगता रहता है, देखता रहता है, कमेटीज बनाता रहता है, माइकस क्यूरे अडॉप्ट करता रहता है, तो पार्ट। फिर आपके खिलाफ एक पत्र कैबिनेट सेक्रेटरीट से जाता है, किसी दुबई कॉल का जिक्र था। क्या था वो? आज उसकी क्लैरिटी दीजिए, ताकि नहीं, वो बहुत छोटा आपने कभी बोला नहीं था उसके बारे में। हाँ, बहुत छोटा सा इशू था। देखिए, मैंने क्या जैसा जांच कर कहा, रहे थे, कौन सी? हम लोग के इन्फॉर्मर्स हर जगह होते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के पास अपने इन्फॉर्मर होते हैं, सीनियर अफसर। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चलती ही उस पे है। तो आप अपने एक इन्फॉर्मर से बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मर के ऊपर रॉ के अपने अलग तरह के इनपुट होंगे। आपके इनपुट भाई, इन्फॉर्मर तो किसी से कुछ बात करता होगा, किसी से कुछ करता होगा। हमारा सब्जेक्ट अलग है। हमें मनी लॉन्ड्रिंग में इंटरेस्ट है कि अगर वो हमें फॉरेन के बारे में, लोगों के एसेट्स के बारे में बता रहा है कि दुबई में इसका पैसा यहाँ पार्क्ड है, इस बैंक में पार्क्ड है, ये इसकी बेनामी कंपनी से, हमें तो वो चाहिए ना। रॉ के लिए इश्यूज थे कि उसके कनेक्शन वहाँ पे ISI से हैं, किससे, तो उनका अच्छा सब्जेक्ट भाई, उनका अपना अलग सब्जेक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी। हाँ उनका। तो एक जगह इस तरह की बात आई, उन्होंने कहा साहब ये राजेश्वर सिंह के टच में था। तो मैंने कहा हाँ मेरे टच में था, मेरा इन्फॉर्मर था, मेरे डायरेक्टर को ये बात मालूम है। जब उससे बात करी, जो भी प्रोसीडिंग्स आर अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, वो हमारे यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बातचीत होती है दैट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। हमने कहा साहब हमारे यहाँ सब कुछ मालूम है। फिर वो चीज़ बाद में क्लैरिफाई हो गई, तो फिर वो इशू खत्म हो गया। अच्छा, लखनऊ आने के पहले एक घटना हुई थी, CBI वर्सेस CBI। याद है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोग बताते हैं आपका रोल था। नहीं नहीं, अरे केस बात का रोल था, ठीक है। वो थोड़ा से इश्यूज थे, वो मैंने कहा ना एजेंसीज में चलता रहता है। देखिए ये हाई प्रोफाइल एजेंसीज में, हाई प्रोफाइल लोगों में पार्ट बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है। अस्थाना और वर्मा के बीच झगड़े की वजह राजेश्वर सिंह थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों बहुत अच्छे अफसर हैं, दोनों बहुत काबिल अफसर हैं। अनफॉर्चुनेट है। ये छठवीं बड़ी टकराहट थी आपकी, जिसके कारण CBI का ऑफिस तक बंद किया गया और वहां CRPF लगाई गई। याद है? हाँ ये हुआ था, वहां पे हुआ। दुख है इस बात का। नहीं, अनफॉर्चुनेट है साहब, अनफॉर्चुनेट है। हाई प्रोफाइल लोग, बड़े लोग हैं सब, डायरेक्टर लोग तो कहते हैं आप एक्सपेक्टेड है। लोगों का कुछ भी कहते रहे, लोगों के कहने का क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। मीडिया चैनल्स पे, मीडिया आउटलेट्स पे एक खबर आती है, बड़ी विस्फोटक खबर। लोगों ने वो नाम पहली बार सुना, पेगासस। उसमें एक रिपोर्ट पढ़ी आई कि राजेश्वर सिंह, उनकी पत्नी IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह और आपकी बहन मुंबई की जानी मानी एडवोकेट आभा सिंह, ये 3 फोन कंप्रोमाइज थे और इन तीनों फोनों पर पेगासस था। कौन आपको सुनना चाहता था? नहीं, मुझे नहीं लगता, ये तो रिपोर्ट्स हैं, इस पे क्या है, मुझे तो कोई मतलब क्यों कोई सुनना चाहेगा। क्या आप खंडन करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों कोई सुनना चाहेगा, मतलब मुझे नहीं लगता। और ये रिपोर्ट्स, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कमेटी बनाई थी, मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ। आपने अपना फोन दिया था? नहीं, हमसे किसी ने नहीं मांगा। मांगा ही नहीं? नहीं। क्या रिपोर्ट तो सर मैंने कहा ना, ये तो चलता रहता है। देखिए आप हाई प्रोफाइल जगह रहेंगे, आप बड़े इन्वेस्टिगेशंस करेंगे या उसमें रहेंगे, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं आपके, कि एजेंसी आप पे नजर रखेंगी, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये कोई गलत नहीं है। पर कोई तो आपको सुनना चाहता था। गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, कोई चीज गलत नहीं है। आपको कोई भी चीज दी जाती है, तो सेंसिटिव चीज दी जाती है, तो आप पे नजर तो रखेंगे ही हम, कोई भी रहेगा। आपको पता था कि आप पर नजर रखी जा रही है? नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कि इस तरह की कोई चीज थी, ये पेगासस वगैरह, मुझे तो लगता नहीं। होता तो अब तक कुछ ना कुछ आ गया होता।
लेकिन कोई ना कोई तो आप पर नजर रख रहा था। नहीं, नजर तो मैंने आपसे कहा ना, भारत सरकार में सब एक दूसरे पे रखते हैं। अच्छा, भाई इतनी बड़ी भारत सरकार है, इतनी एजेंसियां हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सब लोग कर रहे हैं उसे। हर चीज का मतलब बहुत ही वाइड स्प्रेड रहता है, सबके अपने एक्ट्स हैं। हो सकता है एक कर रहा और बाकी उसको डिरेल करना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन सब देखते रहते हैं। तो आप श्योर हैं कि आपके फोन में पेगासस नहीं था? हाँ, मुझे नहीं, पर आपने कभी उसका खंडन नहीं किया? किस बात का खंडन? किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। अब कोई रिपोर्ट आ जाए, कोई करता रहे, कहाँ तक खंडन करते घूमे। और ब्यूरोक्रेट को तो कतई नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। किस बात का मतलब है? क्या आपको दबाव में लेने की कोशिश थी? नहीं, दबाव तो इतना आपने कहाँ का क्या क्या तो इतिहास बता दिया। इसके बाद कौन कहेगा इनको दबाव में लेना है? हाँ, ये बात तो है। कोई नहीं करेगा, कोई। देखिए, उस वक्त सुब्रत राय से लड़ना बहुत बड़ी बात थी। अब तो हमारे बीच नहीं है। नहीं, पर सुब्रत राय से लड़ना आसान बात थी। नहीं, अच्छे थे वो। आप कह रहे हैं अब अच्छे कह रहे हैं, उस वक्त तो बंदूकें। देखिए, इन्वेस्टिगेशन था। देखिए, इन्वेस्टिगेशन था, मैं सरकार की ओर से इन्वेस्टिगेटिंग अफसर था। तो जब किसी चीज की जानकारी चाहिए, वो तो अगर सरकार को जानकारी आप नहीं देंगे तो गलत है। उत्तर प्रदेश में दो ही फैमिली हैं जिनकी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, बड़ी लेगेसी है। एक विजय शंकर पांडे का परिवार और एक आपकी फैमिली। राजेश्वर सिंह एमएलए ईडी से नौकरी छोड़ के आए। लक्ष्मी सिंह आपकी पत्नी, पुलिस कमिश्नर ऑफ नोएडा। राजीव कृष्णा आपके बहनोई, डीजीपी उत्तर प्रदेश। आपके बड़े भाई इस वक्त कैट के मेंबर हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पद पे रहे। आपकी बहन लखनऊ में प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स। ये क्या है फैमिली में? देखिए, सब पढ़ने लिखने वाले लोग रहे। फादर ने पढ़ाई का कल्चर रखा। मदर मेरी उस टाइम की एमए हिस्ट्री थी 1963 की। तो पढ़ाई सबने करी, सारे लोग कंपटीशन सबने। आपके भांजियां वगैरह भी आईपीएस? हाँ, मेरी भांजी इस बार आईपीएस में आई है। उसको यूटी का ऑर्डर मिला है। एसपी है इस टाइम पांडिचेरी में। आभा सिंह जी की बेटी? आभा सिंह जी की बेटी। आभा सिंह जी खुद भी डायरेक्टर पोस्ट थी, वो भी इंडियन पोस्टल सर्विसेज में थी। उनका भी पेगासस में था ना? उनके हस्बैंड जो है वो भी एसपीसीबीआई थे, वो भी आईपीएस अफसर थे। फिर वो भी रिजाइन करके अब दोनों लोग वकालत कर रहे हैं बॉम्बे में। बहुत अच्छी वकालत चल रही है। आपकी फैमिली की हिस्ट्री रही क्या लड़ने? नहीं, ब्यूरोक्रेसी। देखिए, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़ते लिखते रहे, तभी देखिए सबने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया और सारे लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और उसके बाद सब समाज सेवा में। आभा जी और योगेश जी बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, दोनों बहुत बॉम्बे के प्रतिष्ठित लॉयर हैं। बेटा भी उनका लॉयर है, नेशनल लॉ स्कूल हैदराबाद से। बेटिया जो आईपीएस में आई है, उसने भी नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से लॉ किया। बहुत ब्रिलियंट है। डीएनए में ही ब्यूरोक्रेसी है? पढ़ाई लिखाई, ब्यूरोक्रेसी, सिंसियरिटी जी, तो मुझे लगता है। अब जिसकी पत्नी सीपी नोएडा हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक, और जिसके बहनोई डीजीपी हों, उसकी लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम लोग देखिए अपने अपने प्रोफेशन को अलग रखते हैं, फैमिली से प्रोफेशन को अलग नहीं, बिल्कुल अलग रहता है। मतलब मुझे तो आज तक लक्ष्मी ने ये नहीं पूछा होगा मुझसे कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या किया। उनको तो बोली अखबार से पता चलता था कि आप ये कर रहे हैं। और मेरा भी यही है कि मुझे आज भी ये नहीं मालूम है उनके यहाँ नोएडा या आईजी नहीं, उनके अफसर कौन है उनके अंडर, मुझे नहीं मालूम है। आपके पहले कभी इतना खुले थे जितना आज खुले? नहीं, आज तो बहुत बात हो गई। आपने सबके ऊपर बात कर ली, मैंने तो आज तक अदिया साहब और इन सब की बात ही नहीं करी। अच्छे लोग हैं, अच्छे अफसर है, बहुत अच्छे है। ठीक है, समय है, हर चीज का समय होता है। बहुत शुक्रिया और आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना समय दिया। पुरानी बातों से लेके सीख, अपने अनुभव, अपनी सफलताएं, अपनी असफलताएं भी आपने बताई, सब चीज़ों पर आपने जिक्र किया। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया इतने धैर्य के साथ इतनी लंबी बातचीत को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह की बातों से ज़रूर आप लोगों ने कुछ सीख ली होगी, कुछ सबक भी लिए होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।